शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, ख़ास करके उन माता पिता के लिए जिनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं और फिर भी वो अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं और उनके ऊपर न सिर्फ पूरा फोकस करते हैं बल्कि अच्छे स्कूल भी देखते हैं। अब तो सरकार द्वारा भी निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या निःशुल्क शिक्षा जो सरकार का राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था उसमें ये कंपलसरी किया गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा स्कूल द्वारा प्रदान किया जाएगा, चाहे इसमें सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। तो क्या इस सिलसिले में, ऐसे तो हमारे यहाँ हर घर शिक्षित होना चाहिए, हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, लेकिन क्या आप अगर सही रिपोर्ट का आकलन करेंगे जब आपको पता चलेगा कि सही मानों में स्थिति ज़मीन पर क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित और भरोसामंद जो शिक्षित और शिक्षा के फील्ड में हर वर्ष अपना न सिर्फ एक एनुअल स्टेटस रिपोर्ट जो एजुकेशन पर आधारित होता है वो पेश करती है, बल्कि ये देखा गया है कि अलग अलग राज्य में जो शिक्षा की पॉलिसी है, ख़ास करके केंद्रीय स्तर पर, उन रिपोर्ट को भी सरकार कहीं ना कहीं उसको देखती है और अपनी पॉलिसी में और बेहतर करने की कोशिश भी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रथम एनजीओ की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 की, जिसका लोकार्पण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के मल्टीपर्पज़ हॉल में शिक्षित जगत के बुद्धिजीवियों को न सिर्फ बुलाया गया बल्कि उस पर विस्तार से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और एक पैनलिस्ट में अलग अलग तौर पे सब ने वहाँ अपनी बात बताई कि क्या क्या हमें करना चाहिए। बहुत सारे पैनलिस्ट का मानना था, आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो असर के रिपोर्ट बड़े सालों से कर रहे हैं। जो हमारा जो नॉर्मल रिपोर्ट होता है वो तो बच्चे 6 से 14 के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है एंड उसमें हम लोग बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं और बुनियादी कौशल के ऊपर फोकस करते हैं। बट आजकल हम लोग 1 साल छोड़कर बेसिक वाला करते हैं और इस साल में हमने सोचा कि एक दूसरे आयु वर्ग के ऊपर फोकस किया जाए जो 14 से 18 का है। और दूसरे रिपोर्ट्स की तरह ये हर जिले में नहीं गया है, हर राज्य में 1 या 2 जिलों में गए हैं और हमने थोड़ा जानने की कोशिश की है कि 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे क्या करते हैं, क्या जानते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो बुनियादी शिक्षा का सवाल है, उसमें हमारी नई शिक्षा नीति, हमारे गवर्नमेंट्स, काफ़ी हद तक पेरेंट्स भी अब उसमें शामिल है कि बच्चों की तैयारी कैसे की जाए। बट ये जो बड़े बच्चे हैं, इनके साथ कैसे सोचा जाए, इसकी शुरुआत या इसके ऊपर और चर्चा की ज़रूरत है। हमारी नई शिक्षा नीति बहुत सारे हमें मौके दे रही है, तो उन मौक़ों को हम असलियत से कैसे जोड़ें? ये जो हमने देखा कि बच्चे सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं, बट उनको ऑनलाइन सेफ्टी का उनका अंदाज़ा नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर जो कुछ नॉर्मल स्किल हैं, गूगल मैप यूज़ करना, फॉर्म भरना, शायद उनमें उनको और मदद की जा सकती है। तो मैं समझती हूँ कि इस रिपोर्ट का फ़ायदा ये होना चाहिए कि चर्चा होनी चाहिए हर स्तर पे, घर पे भी होनी चाहिए और और हायर जगह पे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एज ग्रुप है एंड उनके भलाई के लिए, उनके प्रगति के लिए हमें और गहराई से सोचने की ज़रूरत है। इसमें क्या-क्या आपको मुश्किलात आती हैं? जो आप ज़ाहिर है राज्य स्तर पे रूरल इलाके में भी प्रथम की टीम और असर की टीम जाती है। कहीं लोगों से भी ये मदद मिलती है या फिर? नहीं, आई थिंक मुश्किल तो है सोच की मुश्किल कि सर्वे के फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें पूछी नहीं जा सकती हैं। सो कौन-सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसका काफ़ी पूर्व तैयारी करना पड़ता है। बट गाँव स्तर पे मुझे लगता है कि लोग बहुत ही ओपन हैं। इस तरह के जब सर्वे किए जाते हैं तो बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं चर्चा करने के लिए कि आप किस चीज़ के ऊपर बोल रहे हैं, उनके अपने विचार हैं। तो मुझे तो लगता है कि असर का डेटा तो एक है, बट असर का जो अनुभव है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। सोचा जाएगा कि कैसे, जैसे आपने अभी परिचर्चा में सुना कि लोग जानना चाहेंगे कि इसमें क्या बदलाव आना चाहिए, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कौन से हैं जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो शिक्षा पर असर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं का सवाल नहीं है। जैसे 90% घरों में सेल फोन, स्मार्टफोन का एक्सेस है, तो इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं हम, अभी क्या कमी है,
तो ये सब जानकारी जो है, या बच्चे जो हाई स्कूल पार करके ऊपर आ रहे हैं, तो क्या वो सब कुछ पढ़ना लिखना ठीक से जानते हैं? जो उनका बेस है वो तैयार हैं क्या? ये जानकारी ली गई है। अब इसको लेकर सरकार को भी सोचना पड़ेगा, लोग सोचेंगे, हम लोग भी सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सर ये हर साल क्योंकि असर अपनी रिपोर्ट पेश करती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो पिछले कई वर्षों से असर अपना काम कर रहा है, चेंजिंग आ रही है रिपोर्ट पेश करके? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में कुछ हमें बदलाव नजर आता है? नहीं, जो जिसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं करीबी से, उसमें बदलाव बहुत कम आ रहा है। जैसे कि मूलभूत जो पढ़ना लिखना के कौशलता है, उसमें कम लगता है कि उसमें फर्क नहीं आ रहा है। वो जो पहले से चलता था वैसे ही आ रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई है कि तीसरी कक्षा तक बच्चे को अच्छा पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो वो अभी पॉलिसी शुरू होकर अभी 2 साल ही हो गए हैं। तो अगले 2-3 सालों में कितना फर्क आता है वो जरूर देखा जाएगा, फर्क क्या पड़ता है। Right? And I think again, because Manish gave us so much content, we can refer back to it. That bhai, as in our nurses, right, are amongst the best globally. Right? And from an excellence point of view, it's a great example of skilling. That's worked beautifully because the nurse that is preparing in Kerala is preparing for a job in London. पाए उसके लिए मेहनत कर रही है, उसके लिए वो 3 साल वो जो GNM का कोर्स है, जो वो लड़की कह रही थी कि उसको नाम नहीं पता था, उसकी तैयारी कर रही है। पर वो जो एक्सेलेंस है कि हम ग्लोबली बेस्ट बन सकते हैं, आई विश वी कुड डू दैट विद टीचिंग. I wish we could do that with that, hey, our workforce is globally best, at least a good portion of it, and we are preparing, a large number of people are preparing for it so that they can have the 20x wage premium, or a small number can have the 20x wage premium. उसके कारण ऑटोमेटिकली एस्पिरेशन बनती है. तो आज आप, आई एम श्योर आपके दिल्ली के अस्पतालों में अधिकतर अच्छी नर्सेज मलयाली हैं. I have experienced this in Jamshedpur, in Rourkela, in like at various other places, because not all of them get to go to London, and yet the way some of the Kerala nurses are able to deal with difficult patients, etc., a lot of other states are not able to teach that. It's not just the skill, right? It's the culture of how you build that sense of excellence. So मुझे लगता है कि not necessarily reducing expectations. I feel our youth can do a lot more. And we have to encourage, enable, but also have high expectations from them कि हाँ तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हो, and why not? So I think in a lot of ways the part about reducing expectations or reducing barriers to me feels counterproductive to eventually India growing and becoming a lot bigger, lot larger, lot more productive and lot happier. हमारे without a teacher was established a really long time ago. Without let me qualify that. Teacher is a qualified teacher. understood. The hole in the wall एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, सुगता मित्रा जी ने किया था, वो बहुत साल पहले हुआ था. एक कंप्यूटर सामने रख दिया, बच्चों को बिना बताए कि इसमें क्या है क्या नहीं है, बच्चों ने खुद सीख लिया था कि क्या है. तो सीखने की क्षमता तो है. You do need somebody to guide and facilitate. I don't think you're going to be able to do away with that requirement in the short run. आजकल बहुत चर्चा होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, चैट जीपीटी ये कर देगा, वो कर देगा, करेगा, but within certain limits. It's unlikely that it will be something that's going to be replacing the flesh and blood person who's there as a facilitator. What we need to do is to move from that model of what used to be called the sage on the stage to guide on the side. If we can actually do that, then I think there is a possibility for success. And one of them did this research around young people, slightly older kids, not necessarily 14 to 16 or 14 to 18, but maybe 16 to 20. And one of the statements that one of the respondents made just stood out for me. School तो सब certificate के लिए है, नौकरी के लिए नहीं. So school is not seen by these young people as something that is going to give them a livelihood. There is an example in one of those theses of a young man who has barely finished his class 12. He runs 2 YouTube channels. One YouTube channel he runs which is a monetized channel. It has something like 3 million followers.
The other channel he runs, which explains how things are done and explains some of the things perhaps that schools should have done when children were in school. He doesn't charge any money on that. He doesn't monetize that channel. Why? He says, मैं जब बड़ा हो रहा था मुझे सिखाने के लिए कोई नहीं था, तो और लोगों के पास में एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहाँ ये जाके सीख सकें। तो यूथ का आज की डेट में सोचना बिल्कुल बदल गया है। उनका सोचने का ढंग बदल गया है। उनके पास एक्सेस, टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन टिकटॉक नहीं है तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। ये सब, इन सब टूल्स को लेकर उनके स्किल्स बहुत बढ़ गए। लेकिन हम और एजुकेशन सिस्टम उनसे ये नहीं पूछ रहा है कि बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम किस प्रकार की नौकरी ढूंढते हो, तुम्हारे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हम वही 4 चीज़ों को, घिसी पिटी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तो आई वांटेड टू रिएक्ट कि बच्चों को पढ़ना तो आना ही चाहिए। आई थिंक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो भी मैथमेटिकल आपको ऑपरेशंस आते हैं, तो मतलब आई थिंक इन क्वेश्चंस में ऐड करना चाहिए, पर ये बेसिक क्वेश्चंस हमें हटाने नहीं चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई ऑल्सो थिंक कि ताली बजा सकते हो।